नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस समय जमकर विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार ने कानून बना दिया कि वंदे मातरम का जो पूरा प्रारूप है वो करना होगा और गाना होगा किसी भी कार्यक्रमों में, और उसको अगर जो नहीं उसका पालन करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया। कानून पिछले दिन बनाया गया, लेकिन कल जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई दिल्ली में तो उसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि पहले से जो प्रावधान है वंदे मातरम के जो 2 पैराग्राफ 2 स्टैंजा है उन्हीं को गाने का जो पहले से प्रावधान था हम उसी का पालन करेंगे। इसको लेकर विवाद है। सवाल इस बात पर खड़े हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर वंदे मातरम को लेकर इतना प्रेम कैसे जग गया। इसको लेकर तमाम तरह की राजनीतिक बहस हो रही है, सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अपने जो यहाँ पार्टी के और अपने जो तब पुराने विचारक हैं उन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम में क्या कुछ किया है, कहीं उनकी पोल खोलने के लिए बीजेपी जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा है ये सबको पता है। अब उस योगदान की फिर चर्चा होगी कि आपने वंदे मातरम का कब आपने सम्मान किया है, वंदे मातरम को आपने अपनी शाखाओं में कब गाया है, आपने उसका पहले कितना पालन किया है। नहीं किया है तो अभी आप उसका पूरा 3 मिनट का जो पाठ है उसको आप कानूनी एक दंडात्मक, अगर उसका पालन नहीं किया जाता तो उसको आप दंडात्मक क्यों बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। वो भी तब जब आप देश के सामने तमाम ज़रूरी मुद्दे हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। संसद में उन सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई है। तो वंदे मातरम को लेकर आर पार की लड़ाई ऐसा लगता है दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आरएसएस, उसका इतिहास और उनके जो पुरोधा रहे हैं उनका इतिहास, स्वाधीनता संग्राम में उनका योगदान, उस पर नए सिरे से एक चर्चा भी शुरू हो गई है। और दूसरा जो मुद्दा इस समय बड़ा है वो है जेन जी का। जगह जगह जेन जी और जेन अल्फा यानी कॉलेज के छात्र, प्रतियोगी छात्र, उसके अलावा स्कूलों के छात्र तमाम समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। लेकिन बीजेपी शासित कुछ राज्यों में उन पर प्रतिबंध भी लगाने की कोशिश की जा रही है, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी रोकने की कोशिश की जा रही है, और जो छात्र आंदोलन के लिए बाहर निकल रहे हैं उनको बहुत बुरी तरीके से उनके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। इसको लेकर भी उबाल मचा हुआ है, लेकिन बीजेपी को भी इस अपनी जो युवा शक्ति है, छात्र शक्ति है, उसकी ताकत का एहसास है। वन डे वन यूनिवर्सिटी कार्यक्रम बनाया गया है जिसके तहत मंत्री लोग जाएंगे विश्वविद्यालयों में, लेकिन सवाल यह है कि विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ वो कौन सा संवाद करेंगे। जिन चीज़ों को, जिन मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर हैं उन तो सड़कों पर उनके आंदोलन को तो महत्व दिया नहीं जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। अब उनके साथ आखिर कौन सा संवाद करने ये मंत्री विश्वविद्यालयों में जाने वाले हैं। तो इसको लेकर बहुत सारी बहस चल रही है, सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बात अगर करते हैं वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो कल ये प्रस्ताव पारित हुआ है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों इसके पूरे जो इसका कंप्लीट वर्जन है, पूरा रूप इसका है, उस पर क्यों अड़ी हुई है। इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्यों सीडब्ल्यूसी में 2 ही स्टेंजा को रखा गया है। हालांकि उसका एक ऐतिहासिक महत्व है, पार्लियामेंट में जब बहस हो रही थी तब भी इस पर चर्चा हुई थी, उसके पहले भी बताया गया था। लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर सवाल और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर बीजेपी पूरे वर्जन पर, कंप्लीट वर्जन पर इतना जोर क्यों दे रही है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, आपने सही सवाल उठाया कि बीजेपी पूरे वर्जन पर जोर क्यों दे रही है। लेकिन पूरा वर्जन पर जोर दे या आधे वर्जन पर जोर दे, वो जोर बाद में दे, पहले तो इसी बात का जवाब दे दे कि आपके लोगों ने वंदे मातरम आज़ादी के आंदोलन के दौरान क्यों नहीं गाया। पहले इस बात का जवाब दे दे, फिर आधे अधूरे और पूरे पे फिर बाद में चर्चा की जाएगी। और क्या नरेंद्र मोदी बिना देखे हुए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वंदे मातरम गा सकते हैं? क्या अमित शाह बिना टेलीप्रॉम्प्टर, बिना देखे हुए वंदे मातरम गा सकते हैं? क्या नितिन नवीन गा सकते हैं? अगर गा सकते हैं तो फिर चैलेंज स्वीकार करें, आके सबके सामने गाकर सुनाएं। महीने भर का समय ले लें, महीने भर में याद करके सुना दें।
चलिए अभी नहीं सुना सकते, महीने भर बाद सुना दें, लेकिन आज हम महीने भर बाद भी याद करके सुना दें। तो ये एक बड़ा संकट इनके सामने है। लेकिन जो कांग्रेस ने अब कल कहा है अपनी CWC की जो उनकी बैठक हुई है, और उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम वही वंदे मातरम गाएंगे जो वंदे मातरम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, जो वंदे मातरम सुभाष चंद्र बोस ने गाया, जो वंदे मातरम महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल ने गाया, हम वही वंदे मातरम गाएंगे। और जिस वंदे मातरम को 80 साल तक इस देश ने गाया, बिल्कुल आज़ादी के बाद जो है, तो हम उसी वंदे मातरम को गाएंगे। ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया CWC ने कि हमारे कार्यक्रमों में वही गाया जाएगा। आप कहाँ क्या गाते हैं वो कुछ भी है, साफ तौर पे कहा गया कि सरकार बदलने से राष्ट्रीय प्रतीक नहीं बदल जाया करते हैं। कल को अगर यहाँ मुस्लिम लीग की सरकार बन जाए तो राष्ट्रपिता जिन्ना नहीं हो जाएंगे, है ना, या दाऊद इब्राहिम आके यहाँ प्रधानमंत्री बन जाए तो ओसामा बिन लादेन जो है वो राष्ट्रपिता नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो राष्ट्रीय प्रतीक रहेंगे, चाहे सरकार किसी की भी आती और जाती रहे। तो ये एक तरीके से स्पष्ट है। बिल्कुल, इसको लेकर इसीलिए CWC में जो 2 स्टैंजा का, यानी जो वही वंदे मातरम का वही प्रारूप जो अब तक लगातार गाया जाता रहा है। क्या कुछ कहा जयराम रमेश ने जब CWC की बैठक के बाद, जिसमें ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ है, उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं, और बीजेपी क्यों जो इसका कंप्लीट वर्जन है उस पर उसको एक तरीके से कानूनी रूप देने के लिए और दंडात्मक प्रावधान करने के लिए क्यों उतावली है। हालांकि उसके लिए कानून बना भी दिया गया है, लेकिन ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कानून बनाने के बावजूद CWC में कांग्रेस पार्टी ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि 2 ही स्टैंजा वंदे मातरम के गाए जाएंगे। सुन लेते हैं जयराम रमेश क्या कह रहे हैं हिंदी में। पहली बात तो ये है कि छात्रों की गूंज अब तक पिछले 2 महीने में कोटा, देहरादून, प्रयागराज में हुआ है, 22 तारीख को पुणे में होगा, और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा, और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय था। युवाओं को लेकर इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई, और राहुल जी ने और खड़गे जी ने हमारे 4 मुख्यमंत्री को कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अपने राज्यों में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार की ज़रूरत है, जो आज का माहौल को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को वो पेश करेंगे। और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, ये एक्सरसाइज अगले 1 महीने में खत्म होगा। दूसरी बात, सारे देश में, सभी राज्यों में, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं होगा। ये चंदा चोरी, जो चंदा चोरी के खुलासे हुए हैं राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, राम मंदिर ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री ने खुद। तो CWC में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि जेन जी को लेकर छात्रों की जो समस्याएं हैं, छात्रों की गूंज, उस पर देश के 800 शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा चढ़ावा चोरी को केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी उठाएगी। ये प्रस्ताव पारित हुआ है CWC में। क्या उसकी योजना बनाई गई है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन बात हम कर रहे हैं वंदे मातरम की, और वंदे मातरम को लेकर जो ये कांग्रेस का प्रस्ताव है, ये अपने आप में बहुत अहम है कि इसको कानून बनाने के बाद, दंडात्मक प्रावधान करने के बाद भी कांग्रेस ने कहा है कि इसके केवल 2 ही स्टैंजा वो गाएंगे अपने कार्यक्रमों में, और वो 2 स्टैंजा वो है जो अभी तक आज़ादी से लेकर अब तक नहीं, बल्कि आज़ादी के पहले से ही उसी को गाया जा रहा है, वही अभी भी गाया जाएगा। देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने और दूसरे जो स्वाधीनता सेनानी हैं, उन लोगों ने भी वही गाया है, और वही वंदे मातरम अभी भी गाया जाएगा। ये बहुत अपने आप में अहम है। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी क्यों परेशान है इतना उसका पूरा वर्जन गाने के लिए। लगभग 3 मिनट का वो वर्जन है पूरा, और हर कार्यक्रमों में उसकी गाए जाने की जो बाध्यता है उसको लेकर ये कानून बनाया गया है, दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं कि जेल होगी, सजा होगी। सुन लेते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं कि बीजेपी आखिर वंदे मातरम का ये जो पूरा का पूरा फॉर्म है, एक पूरी कविता है, उसको क्यों एक उसके अपमान को लेकर अड़ी हुई है, दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं, और ऐसा वो क्यों करना चाहती है। सुन लेते हैं पवन खेड़ा को।
लोगों ने रेजोल्यूशन पास किए और पुराना वंदे मातरम का जो जो वर्जन उसका रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं था वो हाँ। तो वो बीजेपी उसको फैला रही है, फैलाने दीजिए। सुधांशु को हमने सुना था, वो छोड़िए, मुद्दा है ही नहीं वो। मुद्दा ये है कि जब गोली लाठी खाते हुए वंदे मातरम कहते थे, जब वंदे मातरम पे बैन था, तब ये धूम दबाकर आरएसएस वाले तलवे चाटते थे अंग्रेजों के। अब आए हैं और वंदे मातरम गाना है, हो कौन भाई तुम? न 3 में न 13 में आजादी के आंदोलन में कहां थे? धूम हिला रहे थे ना अंग्रेजों के सामने। अब आए वंदे मातरम हमें सिखाने। ये इस देश के जो नायक हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके खिलाफ जा रहे हैं इस तरह की बातें कर। हमें कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि तब भी इनका विरोध करते थे संघ वाले। आज बीजेपी वाले उन्हीं नायकों का विरोध कर रहे हैं। अब तो गोडसे और सावरकर के रिश्तेदार ने खुलकर कह दिया कि गोडसे आरएसएस का हिस्सा था। कोई सबूत बचा अब आपके पास? तभी ये आज गांधी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तभी ये वंदे मातरम के खिलाफ बात कर रहे हैं। जनगण मन के खिलाफ थे, तिरंगे के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे। यहीं पास में रामलीला मैदान में अंबेडकर जी की मूर्तियां जलाई थी, प्रतियां जलाई थी, पुतले जलाए थे। ये क्या सिखाने वाले आए हमें वंदे मातरम? लाठियां खाई हमारी पार्टी ने, इस देश को नेतृत्व दिया हमारी पार्टी ने, अंग्रेजों को भगाया हमारी पार्टी ने। ये मुंह उठाकर आकर हमें ये देशद्रोही गद्दार लोग सिखाएंगे हमें वंदे मातरम क्या होता है। तो चंदा चोरी और बाकी जो रेजोल्यूशन आपके आए और चीजों को ले जाना है, चंदा चोरी हो चाहे भारत चीन, घर घर में चोरी हुई है। वेणुगोपाल जी ने बड़ा अच्छा नारा दिया था, घर घर चोरी हुई है, क्योंकि लोगों ने श्रद्धा के हिसाब से राम मंदिर के लिए दान दिया। और तीर्थ, हमारे संस्कृति में तीर्थ का बहुत महत्व होता है। लोग पैसा बचा बचा कर तीर्थ यात्रा जाते हैं। अयोध्या में लोग पैसा बचा बचा कर गए, वहां दान पेटी में पैसा डाला अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, चोरी हो गया। और ये प्रधानमंत्री हर चीज का क्रेडिट लेने आता है, चोरी का क्रेडिट नहीं लेगा। आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, यूएस की रिलीजियस बॉडी है, उसमें तो ये सवाल ये है कि आखिर जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर दिया था, तब आरएसएस के लोग क्या कर रहे थे? और अब उसको लेकर इतने दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं कि आप वंदे मातरम का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये सवाल उठा रहे हैं पवन खेड़ा। निश्चित तौर पर यह सवाल तो पूछा ही जाएगा, और इसी से ये सवाल उठता है अमलेंदु जी कि क्या बीजेपी उसके जरिए उन गड़े मुर्दों को उखाड़ रही है और अपने ही जो कहा जाए कि उनके अपने पूर्वज हैं, उनके अपने जो स्वतंत्रता सेनानी तो कोई रहे नहीं है, लेकिन जिनको वो अपना एक तरीके से मानते हैं कि महापुरुष हैं, उन लोगों की जो वास्तविकता है, उन्होंने क्या कुछ किया है, उसको सतह पर लाना चाहती है। हालांकि महापुरुष भी वो दूसरी पार्टियों के, दूसरे संगठनों के ले लेते हैं, लेकिन उनके जो लोग भी थे वहाँ पर, चूंकि 1925 में आरएसएस बन गया था, उसके बाद आरएसएस ने क्या कुछ किया, तो वो सारी चीज़ें इस प्रकरण से फिर से सतह पर आएंगी। तो बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है या कोई और मकसद है, ये सवाल उठ रहा है। देखिए, बीजेपी जानबूझकर ही ऐसा कर रही हो। बीजेपी की हमेशा से एक रणनीति रही है कि हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के जितने भी प्रतीक हैं और हमारी राष्ट्रीय एकता के और राष्ट्रीय धरोहर जो उसके जितने भी प्रतीक हैं, सबको एक एक करके ध्वस्त किया जाए। ये काम इन्होंने जनगण मन के साथ किया, ये काम इन्होंने तिरंगे झंडे के साथ किया। 52 साल तक इन्होंने तिरंगा झंडा अपने दफ्तर पर नहीं फहराया। आरएसएस ने राष्ट्रगान को लेकर फिल्म साहब सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान गाया जाएगा। भाई, सिनेमा हॉल में कोई जा रहा मनोरंजन के लिए, तो राष्ट्रगान का मनोरंजन कीजिए। यानी हर तरीके से अपमानित करना राष्ट्रीय प्रतीकों को। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर जो है वो साहब वो आंसू से जो है गर्भवती हो जाती है, मोर ने ये जस्सा बोल दिए। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने सारी की। यहाँ भी ये इसके ज़रिए जो है ये एक तरीके से बंकिम चंद्र चटर्जी को भी बदनाम करना चाहते हैं, वंदे मातरम का भी अपमान करना चाहते हैं। पहली बात तो समझिए ये कि वंदे मातरम जब लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो वो आनंद मंच में पहले नहीं लिखा, पहले 2 स्टेंजा ही लिखे, बाद में उसको आनंद मंच में शामिल किया, वो बढ़ा लिया गया। दूसरा ये कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ, उसके बाद 1858 में बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो अंग्रेजों की सरकार के अधीन नौकरी कर रहे थे, एसडीएम हो गए थे, और उनको राय साहब और HIC क्या क्या उपाधियाँ होती थी, वो सारी उपाधियाँ मिली।
पहली बात ये। दूसरा कि उन्होंने जो वंदे मातरम में आनंद मठ में जो भी कुछ जिक्र किया है, जितने भी प्रतीकों का उन्होंने जिक्र किया है, वो सब बंगाल तक ही केंद्रित है, उसमें कहीं भारत की बात है ही नहीं, बंगाल की सारी बात है। और 7 करोड़ जनता का जो उन्होंने जिक्र किया है, वो भी 7 करोड़ जनता बंगाल की उस समय की आबादी थी, भारत की आबादी नहीं थी किसी भी तरह। तो यानी वो एक तरह से कहा जाए कि बंगाल तक ही सीमित थे, उनके दिमाग में राष्ट्रीयता थी ही नहीं। इसीलिए कांग्रेस ने जो 2 बंद अपनाए वंदे मातरम के, और कांग्रेस ने क्या अपनाया, देश ने अपनाया जो वंदे मातरम के, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया और सर्वसम्मति से उसको पारित किया गया कि 2 वंदे ही गाए जाएंगे। इसी का सुझाव था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का ही सुझाव था कि इसके 2 स्टैंजा को यहाँ पर राष्ट्रगीत के रूप में लिया जाए। तो इसीलिए कि चूंकि जहाँ देश की बात है उतना हिस्सा लिया जाएगा, जब बंगाल की बात है वो नहीं लिया जाएगा, चूंकि वो अगर आप बंगाल तक केंद्रित है तो बंगाल देश नहीं हो सकता। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश देश नहीं हो सकता, महाराष्ट्र देश नहीं हो सकता। देश का मतलब सारे प्रांत जो भी हैं वो भी साथ में होंगे। तो इसलिए जहां भारत की बात थी उतना हिस्सा लिया गया, यही इनकी परेशानी है। लेकिन अभी भी इनको कोई भी इनका नेता जो है वो नहीं गा सकता। और जाने कितने वीडियो वायरल होते रहते हैं कि जरा वंदे मातरम गा के सुना दीजिए, 2 लाइन ही सुना दीजिए, तो एक भी नहीं सुना पता, राष्ट्रगान नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो ये आप इस तरीके से, अच्छा इनमें से कितने लोगों, बिल्कुल सवाल तो उठता है कि आप बताइए, आप में से कितने लोग भारत माता की जय बोलते हुए अंग्रेजों की लाठियों का शिकार हुए, कितने वंदे मातरम गाते हुए लाठियों का शिकार हुए। आज भी आप भारत माता की बात नहीं करते, जय माँ भारती करते। भाई भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते, जय माँ भारती क्यों करते हो? ये जय माँ भारती कहाँ से आ गई, कौन है भाई जय माँ भारती? भारत माता तो हमने सुनी है, भारत माता है, जय माँ भारती कुछ नहीं है। तो ये जय माँ भारती कितने, भारत माता नहीं करते। तो ये हर तरीके से जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जितने भी हमारे आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो हमने स्थापित किए थे, उन सबको ये ध्वस्त करना चाहते हो। इसके पीछे इनकी असली मंशा यही दिखाई। बिल्कुल, और यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जब वंदे मातरम लिखा गया, वंदे मातरम को एडॉप्ट किया गया और वंदे मातरम को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, उस समय आप क्या कह रहे हैं? और आज आप कह रहे हैं कि ये देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी नीति है जो कांग्रेस अपना रही है कि उसके 2 स्टैंजा गाए जाएंगे। यानी 80 साल से अभी तक देश विरोधी नीतियों पर सरकार चल रही थी और देश चल रहा था। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं गुरदीप सिंह सप्पल, वो क्या कह रहे हैं उनको भी सुना जाए, और क्यों बीजेपी इसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना रही है, अभी ये भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से CWC में ये पारित किया है, इसको दंडात्मक प्रावधान करने के बाद भी वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो दिखा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इसके पीछे मंशा क्या है। इसीलिए खास तौर पर यह प्रस्ताव पारित किया गया कि वंदे मातरम के 2 ही स्टैंजा गाए जाएंगे जो अभी तक गाए जाते रहे हैं। सुन लेते हैं गुरदीप सिंह सप्पल को क्या कह रहे हैं। वंदे मातरम का ओल्ड वर्जन आपके हिसाब से रियल वर्जन वही आप लोग गाएंगे। बीजेपी कह रही है कि एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। साथ ही साथ कल ये भी शायद CWC में कहा गया कि अब पॉलिटिकली फिनिश होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनके। देखिए, अगर आप वंदे मातरम के 1937 के फैसले को गलत कहते हैं, अगर बीजेपी ये कहती है कि 1937 का महात्मा गांधी का, गुरुदेव टैगोर का, सरदार पटेल का, जवाहरलाल नेहरू का, मौलाना आजाद का फैसला गलत था और वो लोग देशभक्त, ये फैसला देशभक्ति के अनुरूप नहीं था, तो ये बीजेपी के लोग ये कहना चाहते हैं कि ये तमाम लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी वो देशभक्त नहीं थे। ये कौन सी नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज पैदा कर रही है? और अगर अब गड़े मुर्दे खोदेना ये चाहते हैं तो देश को ये भी मालूम होना चाहिए कि ठीक उस वक्त 1937 में जब कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के खिलाफ चुनाव लड़के हरा रही थी, ठीक उस वक्त जब वंदे मातरम के ऊपर ये फैसला लिया गया, ठीक उसी वक्त बीजेपी के जो वैचारिक पिता हैं सावरकर, उनकी पार्टी हिंदू महासभा 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रही थी। ठीक उसी वक्त जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दे रहे थे और करीब 10,000 कांग्रेस के लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, उस वक्त हिंदू महासभा ब्रिटिश फौज के अंदर भर्ती कर रहे थे आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए। और ठीक उसी वक्त जब कांग्रेस पार्टी आजाद भारत छोड़ो आंदोलन चला रही थी तो इनके जो पहले अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ के पहले अध्यक्ष, वो मंत्री थे मुस्लिम लीग की सरकार में, और मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री रहते हुए ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिख रहे थे कि उनकी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की सरकार भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरह से तैयार है, ये कमिटमेंट दे रहे थे। और ये लोग आज सिखाएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। देखिए, वंदे मातरम उनका नारा नहीं था,
ये कांग्रेस पार्टी का नारा था और आज से नहीं था, 37 से नहीं था, 1896 में से था। 1896 में ये तय हुआ था कि वंदे मातरम हमारा कौमी गीत होगा। 1896 से कांग्रेस के हर अधिवेशन में गाया जाता है। जो पहला झंडा बना भारत का, जो मैडम भीकाजी कामा ने बनाया, उसके ऊपर वंदे मातरम लिखा हुआ था, वो कांग्रेस का झंडा था ना। जो कांग्रेस के लोग जब जेल जाते थे तो वंदे मातरम ही गा के जाते थे। जब कांग्रेस के लोग अपनी जान दे रहे थे भारत छोड़ो तो वंदे मातरम गा के ही दे रहे थे। लेकिन बीजेपी और उनके लोग, संघ परिवार के लोग, उनके लिए वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का नारा नहीं था, वो देश को बांटने का था। और आज भी वो यही कर रहे हैं। लेकिन अगर वो गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो आजादी के आंदोलन में जितने कुकर्म उनके थे देश के सामने वो भी आएंगे। उनको आगाह होना चाहिए कि भाई अभी आप इस देश में जो लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी ने दिया है, आप उसको एंजॉय करके आप आज सत्ता में हैं, तो इस देश के लोकतंत्र को बचाइए। आजादी के उन लोगों पर लांछन मत लगाइए जिन्होंने ये आजादी ली और आपको भी दी। बीजेपी आज उसी आजादी का फायदा उठा रही है, उन लोगों पर लांछन उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी उनकी हकीकत, संघ परिवार की हकीकत देश के सामने रखने से बिल्कुल हिचकेगी नहीं। और हम अपने नेताओं के फैसले के साथ 37 में खड़े थे और आज 90 साल बाद भी खड़े हैं। पॉलिटिकली एकदम जैसे फिनिश हो रही है ये बात जो है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की कल फिल्म में राहुल जी ने कही और कहा कि अब कांग्रेस के लोगों को और आगे आना चाहिए और उस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए कि इस तरीके से लोगों को जो वैकल्पिक व्यवस्था दे। देखिए, राहुल जी ने भी यही बोला कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात मोदी करते थे, हुआ तो है नहीं। आज कांग्रेस की विचारधारा ही वो विचारधारा है। तो ये सीधे सीधे कह रहे हैं गुरदीप सिंह सप्पल की अगर गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो क्या कुछ किया है, वो तो कह रहे हैं, बहुत तल्ख शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कुकर्म इन लोगों ने किया है, फिर वो सारी चीज़ें निकाल कर फिर हम लोग सामने ले आएंगे। वो चीज़ें लोगों को पता है, नहीं भी पता है तो फिर से पता चलेंगी। और क्या बीजेपी जानबूझकर ये कर रही है, चूँकि ये न्यू बीजेपी है, न्यू इंडिया है, तो वो न्यू इंडिया में अपने पुराने जो महापुरुष हैं उनको भी किस तरीके से खारिज करना चाहती है कि देश के आंदोलन उन्होंने क्या कुछ किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबको खारिज करना चाहती है और अपना गढ़ना चाहती है और अपने भी इसको मिलते नहीं है, उधार लेने पड़ते हैं। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तुम्हारे थे क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने ये प्रतिबंध लगाया था कि कांग्रेस में रहते हुए आप मुस्लिम लीग और आरएसएस और हिंदू महासभा की सदस्यता नहीं ले सकते। पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने ये प्रतिबंध लगाया था। तो तुम्हारे कहाँ से हो गए भाई? सरदार पटेल आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया, वो भी अब तुम्हारे हो गए, सब तुम्हारे हो गए। लेकिन तुम्हारे जो हैं गोडसे और सावरकर और हेडगेवार और गोलवलकर, वो तुम्हारे अपने नहीं है, उनका कभी नाम नहीं लोगे। अरे राजनीति करनी है उनके नाम पे करो ना, गोडसे के नाम पे करो। अब तो गोडसे के, गोपाल गोडसे के ग्रैंड सन जो उसने भी कह दिया कि नाथुराम गोडसे, गोपाल गोडसे दोनों जो थे वो आरएसएस के मेंबर थे और आप गिनाई ही नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो यही तो कह रहे हैं पवन खेड़ा भी कि अब तो उसने भी कह दिया है कि आरएसएस मेंबर थे। तो ये अपने जो कह रहे हैं इस गुरदीप सप्पल की अपने कुकर्म छिपाने के लिए सबसे बड़ा कुकर्म तो यही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस समय अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम लीग की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे बंगाल के, और उन्होंने ही अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि कैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को कुचला जा सकता है। ये ऑन रिकॉर्ड है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। तो ये तो आपकी ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। भारत विभाजन का पहला जो ड्राफ्ट, एक तरीके से आप कह सकते हैं द्विराष्ट्र का सिद्धांत, वो सावरकर लेकर आए और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग अब जो था उसको लेकर आया। तो ये देश तोड़ने की बुनियाद आपने रखी। चलिए, कांग्रेस ने 1937 के अधिवेशन में पारित किया कि 2 स्टेंजा गाए जाएंगे, ठीक है। आरएसएस की स्थापना कब हो गई थी? 1925 में। आपने 1925 से लेकर आज तक संघ की शाखाओं में वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? 2 स्टैंजा, क्या आप 2 स्टैंजा पूरा गाते? कोई रोक रहा था पूरा गाने से? पूरा गाने से आपको तो कोई रोक नहीं रहा। आप तो 2 स्टैंजा भी नहीं गा पा रहे थे। हाँ, 2 भी नहीं गा पा रहे थे, आप गाए ही नहीं, आपने गाए ही नहीं आपने। और आज अचानक कब आपको लग रहा है कि नहीं पूरा का पूरा गाया जाए? हाँ, पूरा गाया। मालूम पड़ता है जैसे आप ही सबसे ज्यादा लड़े थे वंदे मातरम के लिए।
कह भी रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था कि गृह मंत्री का बयान कि ये देश के लाखों स्वाधीनता सेनानियों बलिदानियों का अपमान है। हाँ बिल्कुल सही बलिदानी ऐसा लग रहा है कि जैसे सब बारे से हाँ नहीं आज से नहीं मोदी जी ने बलिदान दिया है, बस आज़ादी से पहले मोदी जी का बलिदान था, तभी वंदे मातरम जो था राष्ट्रीय गीत बना, यही बताना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसको लेकर इस समय जब जाहिर सी बात है कि स्वाधीनता आंदोलन में क्या कुछ किया है जो तमाम बीजेपी के महापुरुष हैं, आरएसएस के तमाम लोग हैं, 1925 में ये संगठन बना है और उसके बाद ही स्वाधीनता आंदोलन ने गति पकड़ी है। अंग्रेजों भारत छोड़ो हो, चाहे वहाँ पर 1942 का आंदोलन रहा हो, इन सारे आंदोलनों में क्या भूमिका रही है आरएसएस की, अब वो सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। और क्या वहाँ पर लेकिन इसको पूरा क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या राजनीति है, सोच क्या है, मंशा क्या है, उसी मंशा पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। जो दो स्टैंजा जो 1937 से अब शुरू से ही लेकर अब तक जिसको गाया जाता रहा है, जो हम गाते रहे हैं देश की आज़ादी से पहले भी और देश की आज़ादी के बाद भी, वही हम गाएंगे अपने कार्यक्रमों में। तो अब इसको लेकर काफ़ी कुछ राजनीति हो ही रही है और राजनीतिक उद्देश्य से कहा ही जा रहा है कि सरकार ने ये कानून बनाया, दंडात्मक प्रावधान किए हैं, लेकिन इसको लेकर जो इंडिया गठबंधन के घटक दल भी हैं वो भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी के नेता है मनोज झा, सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसको लेकर सवाल जब पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, सुन लेते हैं उनसे। नहीं, मेरा देखिए सीधे तौर पे ये कहना है, ये उन्होंने उनकी सीडब्ल्यूसी में क्या बात हुई, मेरा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये देश आज भी वही है। क्या हासिल कर लिया हमने, मतलब ये जो व्यवस्था जो मध्ययुगीन, वो व्यवस्था आज भी काबिज है। मतलब सवाल सिर्फ खड़गे जी का नहीं है, सवाल है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति ये रवैया किन चीजों से निर्धारित होता है। और ये लोग कहते हैं कि जाति का अस्तित्व नहीं है। यही कह रहे हैं कि आप वंदे मातरम पूरा गाएंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब कहीं कार्यक्रम करेंगे तो आप उसका शुद्धिकरण करेंगे। तो कह रहे हैं कि आप उस पहले अपनी मानसिकता को आप अपनी बदलिए, आप उसको तो बदल नहीं पाए। बिल्कुल अपनी मानसिकता नहीं बदल पाए हैं, उस पर आप जमे हुए हैं और सदन के अंदर, संसद के अंदर खड़े होकर मनुस्मृति का आप समर्थन करते हैं जी। तो मनुस्मृति का समर्थन करने वाला वंदे मातरम कैसे गा सकता है? और फिर वही बात कि वंदे मातरम का मतलब कि भारत माता की जय माँ को करते हैं वंदे मातरम, ये जय माँ भारती कहाँ से आ गई? आप तो जय माँ भारती करते हैं जी। तो ये सवाल इनके ऊपर उठ रहे हैं। और अखिलेश यादव ने और जो है तगड़ा प्रहार किया है। उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा, उन्होंने उसी से पूछिए तुम गा सकते हो? हम तो गाते हो, गा के भी सुना दिया। हम तो गाते हो, तुम गा के सुना दो। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने वंदे मातरम को लेकर। हम लोग सब जानते हैं उसमें क्या बात है, क्या विवाद है? सीडब्ल्यूसी में आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, उसमें दो अरे आप भी नहीं जानते हो कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीताराम सस्य श्याम राम, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं गा पाओगे, बीजेपी वाले नहीं गा पाते हैं, तुम तो ऐसे सर हिला रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीताराम, तो हम भी तो गाते हैं सर। टीचर तो ये आप यहाँ पर 3 मिनट का वंदे मातरम उसको कर रहे हैं और कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि संसद द्वारा पारित कानून को नकारा जा रहा है। तो संसद ने तो कानून बनाया था, कृषि कानून भी बनाया था, लेकिन इस तरीके से अगर कानून बनाए जाएंगे जनता की भावनाओं को खारिज करते हुए, तो फिर उसका विरोध होगा ही। संसद द्वारा कानून बनाया गया है तो ये उसका विरोध किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका विरोध नहीं किया जा सकता है। और अब सीधे सीधे सीडब्ल्यूसी ने उसके लिए बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है। अपने आप में बहुत बड़ा कदम है और ये बताया जा रहा है कि सरकार की मंशा इसको लेकर जो है, इसलिए ये जरूरी है कि उसको बताया जाए कि आप वंदे मातरम का कितना सम्मान करते रहे हैं, पहले भी और अभी भी। सम्मान आपका करना है या वंदे मातरम का अपमान कराना है? 3 मिनट का हर कार्यक्रम में कौन खड़े होता है? हम लोगों ने देखा है अभी जब स्वतंत्रता दिवस के तमाम कार्यक्रम हुए थे, किस तरीके से अपमान बीजेपी के ही तमाम नेताओं ने, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों ने उसका अपमान किया है। वहाँ गाने बजाए जा रहे हैं कई लोगों के कार्यक्रम में, तो गाने बजाए जा रहे हैं। वो एकनाथ शिंदे तो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके कार्यक्रम में पूरा 3 मिनट और 59 सेकंड जो था वो लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना चला जी, वंदे मातरम।
माँ तुझे सलाम, क्या ये सब अब इन्हें मालूम ही नहीं है वंदे मातरम है क्या। मैं देख रहा था टीवी चैनल पर विश्व हिंदू परिषद के एक नेता बैठे हुए थे, उनसे पूछ लिया गया जैसे सुनाओ वंदे मातरम, तो उनका वो जो था हेडफोन खराब हो गया, आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई, उसके बाद कट हो गया, उनका इंटरनेट खत्म हो गया। तो ये तो इनके हाल है। तो भाई जो खुद आप काम नहीं कर सकते दूसरे को घेरने के लिए सिर्फ आप, इसका मतलब कि आपने उसको एक हथियार बना लिया अपने राजनीतिक विद्वेष का, और जब कोई भी चीज़ विद्वेष का हथियार बन जाए फिर वो राष्ट्रीय चीज़ नहीं रह जाती। आपके लिए हथियार हो गया वंदे मातरम, हमारे लिए वो राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारे लिए वो राष्ट्र की आन बान शान है, आपके लिए जो है वो राजनीतिक हथियार है। ये समझ में आता है। बिल्कुल, ये इसको लेकर राजनीति जो हो रही है तो वो राजनीति क्यों हो रही है, उसके पीछे मंशा क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसीलिए CWC ने, कांग्रेस कार्य समिति ने बैठक में प्रस्ताव पारित किया है कि इसके 2 स्टैंजा 2 छंद ही गाए जाएंगे जो शुरू से लेकर अब तक गाए जाते रहे हैं। बहरहाल यहाँ ये वंदे मातरम की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस समय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पर उन मुद्दों से कैसे भटकाया जाए लोगों को, ये कोशिश भी सरकार की लगातार हो रही है। यहाँ ज़रूरी मुद्दे हैं, छात्रों की समस्या, छात्र अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर हैं, यहाँ पर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो सड़कों पर हैं, युवा बेरोजगारी और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पर जंतर मंतर की घटना के बाद ऐसा लगता है कि छात्रों ने अपनी ताकत दिखाई है, बावजूद इसके सरकार उनके सामने झुकने को तैयार हुई कि उसने दमनात्मक कार्रवाई में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बुरी तरीके से घिरे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि मानसून सत्र में उन्होंने पूरा 3 हफ्ता बिता दिया, जवाब नहीं दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संसद के शीत सत्र में भी इससे पीछा छूटने वाला नहीं है। और इसको लेकर अब 800 जो जिलों में कांग्रेस पार्टी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम की योजना बनाई है, निश्चित तौर पर छात्रों के साथ हुआ ये जो दुर्व्यवहार है ये मुद्दा उठेगा। चूंकि इसको लेकर अभी कल भी पटना में भी किस तरीके से आरजेडी ने प्रदर्शन किया है और वहां AK-47 से जो छात्रों पर हमले हुए हैं उसको लेकर सरकार से जवाब मांगा है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो ये मुद्दे बहुत तेजी से सरकार के खिलाफ जाते दिखाई पड़ रहे हैं। अब सरकार भी छात्रों से, युवाओं से संवाद करने की कोशिश कर रही है, अपने मंत्रियों को लगा रही है कि वो जाएं रोज विश्वविद्यालयों में, उनसे पूछें, लेकिन छात्रों की जो समस्याएं हैं, जब अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उनको पीटा जाता है, घसीटा जाता है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। राजस्थान में इसको एक आदेश पारित कर दिया गया कि स्कूलों की समस्याओं को लेकर आंदोलन हो रहे थे, छात्र भी कर रहे थे, युवा भी कर रहे थे, वहां पर यह कह दिया गया कि यहां पर कोई रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, वहां फोटो नहीं खींची जा सकती, वीडियोग्राफी नहीं हो सकती। उसके खिलाफ इस समय जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है और उत्तर प्रदेश में भी, अयोध्या में भी खबर आई कि वहां भी ये फरमान जारी कर दिया गया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में जारी कर दिया जाए। यानी कहां कुछ गलत हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं आप कर सकते हैं, सीधे सीधे सेंसर कर दिया जा रहा है कि आप सरकार के खिलाफ चीज़ों को नहीं दिखा सकते। हाँ, आप सरकार के खिलाफ चीज़ों को नहीं दिखा सकते, और कहीं भी अगर कोई समस्या है, स्कूल में अगर दिक्कत है तो आप वो नहीं दिखा सकते। ये एक तरीके से है, और ये पूरे देश भर में जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है खासतौर से, वहाँ ये तरीका जो है वो अपनाया जा रहा है समीर जी, और इसको लेकर काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं। इधर जो राहुल गांधी का छात्रों की गूंज होना है पुणे में जी, उसको लेकर हालांकि ये जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है उसको मतलब परमिशन मिल गई है, लेकिन उसमें 30 पॉइंट की कंडीशंस रखी गई हैं। लेकिन वो पुलिस ने परमिशन दे दी है, मुख्यमंत्री जो हैं वहाँ के उनको नहीं मालूम है अच्छा कि क्या परमिशन दी गई, क्या नहीं परमिशन दी गई है। और उनका कहना है कि मुझे नहीं पता कि ये सच में छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी बस इसके लिए वो मंच तलाश रहे हैं। इस पर हमला करते हुए पवन खेड़ा ने एक कहा है, वो ट्वीट हम देख सकते हैं। पवन खेड़ा जो देवेंद्र फडणवीस को टैग करके जो लिख रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, कि यहाँ पर जो अनुमति पुणे में 22 तारीख को होना है, अब अनुमति दी गई है लेकिन बहुत सारी कंडीशंस लगा दी गई हैं। पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के लिए बस थोड़ी सी मनगढ़ंत सोच ही काफी लगती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राहुल जी के खिलाफ बयान देने के लिए बाकी सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन देवेंद्र भाई आप छात्रों की गूंज को मामूली बताकर खारिज करना चाहते हैं, फिर भी इसे रोकने के लिए पुणे में कर्फ्यू लगा देते हैं। क्यों? क्या आप डरे हुए हैं?
कि आपका गला सूख रहा है, आपका डर ही हमारी जीत है। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है कि उनके कार्यक्रम के बारे में पता ही नहीं है। आपके राज्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, 2.5-3 लाख छात्रों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। 2.5 लाख लड़कियों ने छात्राओं ने, और वो छात्राओं के लिए ही है मुख्य रूप से। और समीर जी, जो लड़कियां आकर मिली थी राहुल गांधी से, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी, वो सब इसकी ब्रांड एम्बेसडर एक तरीके से बनी हुई है। जिनके ऊपर पुलिस ने लाठियां चलाई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वो सब लड़कियां इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, ये तो 22 तारीख को होगा। आने वाले समय में राहुल गांधी 800 जगह करने जा रहे हैं छात्रों की गूंज। 800 जगह, 800 शहरों में, यानी कि पूरा देश इससे कवर किया जाएगा। और ये 800 जिलों में अगर कार्यक्रम हो रहा है तो एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, थोड़ा इसको समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव की अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है कि ये सरकार गिरनी है पहले ही। और कौन गिराएगा? ये युवा ही गिराएंगे। इसका मतलब ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इससे भी एक घबराहट जो है वो दिखाई पड़ती है बीजेपी को। ये वंदे मातरम पे जो इतना सब तुम्हार बांधा जा रहा है, ये इसलिए बांधा जा रहा है क्योंकि वो जेनजी जो था उसने इनकी दिमाग पे पत्थर डाल दिए। अब आंखें बची नहीं इनकी देखने की देश को कैसे देखा जाए, कैसे तो बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो वंदे मातरम के पीछे छिप रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो छात्रों की समस्याएं हैं, जो छात्र आवाज उठा रहे हैं, जो लड़कियां आवाज उठा रही हैं, उसकी आवाज के सामने अब टिक नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज होने जा रही है कि 800 शहरों में ये छात्रों की गूंज होगी। यानी आज पूरे देश भर से अब मोदी जी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ छात्रों की, जेनजी की, जेन अल्फा की आवाज उठेगी। बिल्कुल। और यहाँ पर छात्र जिन मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं, जिन अपनी दिक्कतों को लेकर सड़कों पर हैं, स्कूलों को, कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को, अब कहा जा रहा है कि उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो सकती है, उनकी तस्वीरें नहीं खींची जा सकती हैं। इसके खिलाफ यहाँ पर राजस्थान सरकार ने यह फरमान जारी किया, लेकिन उसके खिलाफ आज कांग्रेस के तमाम विधायक और नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, उन्होंने प्रदर्शन किया। वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, वो भी उस प्रदर्शन में मौजूद थे। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखते हैं। प्रदर्शन भी किया है और टीकाराम जूली क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको। हमारी डिमांड है ये काला कानून वापिस हो, स्कूलों की जो स्थिति है वो सुधरे, बच्चों की आवाज को दबाया नहीं जाए, बच्चों की आवाज को दबाया नहीं जाए, उनको सुना जाए। सरकार अपना बजट जो है वो बढ़ाए। पिछले 12 सालों से मोदी जी ने और 3 साल से भजनलाल जी ने एजुकेशन की कोई बात नहीं की। शिक्षा इनका विषय ही नहीं है। शिक्षा कब तक जनता को रोकेंगे? मैंने विधानसभा में कहा था कि तुम मुझको कब तक रोकोगे? ये रोक नहीं सकते। ये बच्चों को रोकना चाहते हैं, उन नन्हे मुन्ने बच्चों की आवाज को दबाना चाहते हैं। कब तक रोकेंगे? हर घर में बच्चा है। कितने मोबाइल ले जाने पे पाबंदी लगाएंगे? कितने मीडिया को रोकने का काम करेंगे? हम सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, उन्होंने नवोदय विद्यालय खोले। आज नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे देश दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इन लोगों ने एक भी ऐसा एजुकेशन में काम किया हो तो बताओ, एक काम किया हो? RTE हम लेके आए थे, उसका भुगतान तक नहीं कर रहे हैं। जो सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान हमने चलाए, उनको बंद करने का काम किया गया है। जो चंदा दिया जा रहा है वो RSS को दिया जा रहा है। CSR का जो पैसा है वो स्कूलों को दीजिए। हजारों करोड़ रुपए आज स्कूलों में लगते तो इन स्कूलों की तस्वीर ही बदल जाती। टीचर भरने का आपने वादा किया कि हम पहली साल में सारे पद भर देंगे। 1.25 लाख पद खाली हैं। 9 लाख बच्चे स्कूल छोड़ गए। लगभग 3768 स्कूल जो है जर्जर घोषित हो गए, 1 साल से बंद पड़े हैं। 85,000 कमरे क्षतिग्रस्त हैं। 7200 स्कूलों में एक ही टीचर है। ये जो स्थिति इस सरकार की बनी है, ये बहुत गंभीर स्थिति, ये छोटी बात नहीं है। और ये सारे बीजेपी के पाप हैं, पाप। और इन पापों को ढकने के लिए एक ढक्कन कानून लेके आए हैं। ये ढक्कन कानून मैं अपनी जेब में रखता हूँ। ये जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन अब चलने वाला नहीं है। ये ढक्कन को फाड़ फेंकेंगे। ये फाड़ दिया हमने, ये फाड़ फेंकेंगे इस ढक्कन कानून को। और इस ढक्कन को पूरी जो है राजस्थान की जनता, हमारे बच्चे सब इसको फाड़ने का काम करेंगे। ये एक ऐसा कानून है जो बीजेपी के पाप ढकने का काम कर रहा है। लेकिन इनके पापों का तो घड़ा भर चुका है, वो फूटेगा, ढका नहीं जाएगा।
टीकाराम जी, आज से सत्र शुरू हो रहा है, तो ये जो आपने प्रदर्शन करा है, आप सत्र के अंदर भी तो आवाज उठा करेंगे ना। अंदर तो पिक्चर तो बाकी है, पिक्चर बाकी है, ये तो ट्रेलर है, ये ट्रेलर है। ये सदन के अंदर भी होगा और राजस्थान के हर स्कूल के अंदर होगा। हम सब जगह जाएंगे, सब जगह स्कूलों की जो कमियां हैं उनको दिखाने का काम करेंगे। ये हमको कब तक रोकेंगे? ये छुपाएंगे, हम दिखाएंगे। ये निकाय चुनाव, पंचायत राज चुनाव जो आने वाले दिनों में होने वाले, उसका तो असर नहीं है? उसका तो इनको इलाज हो जाएगा। ये उसको लेके तो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, जाति धर्म की बात करेंगे, वो चलने वाली नहीं है। बात मुद्दों की होगी, मुद्दों पे ही चुनाव में हम जाएंगे, मुद्दों में ही चुनाव में बीजेपी को जाना चाहिए। सदन के बाहर ही आप इतने आक्रामक हैं, तो क्या सदन चल पाएगा, लग रहा है आपको? हम तो चाहेंगे चर्चा करा दें। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं और जब उसका विरोध कर रहे हैं फैसले का, तो फिर विरोध करने के लिए वहाँ से बैरिकेडिंग लगा दे रहे हैं। तो यानी कोई चीज़ सरकार के खिलाफ ना आने पाए, इस पूरी कोशिश में लगी है। लेकिन कितना रोकेंगे? आप राहुल गांधी के कार्यक्रम भी रोक रहे हैं हर जगह, लेकिन बाद में आपको परमिशन देनी पड़ रही है। बिल्कुल, सब जगह आपको परमिशन देनी पड़ रही है। अब आपने वहाँ भी कर्फ्यू लगाया, उसके बाद फिर आपको परमिशन देनी पड़ गई, क्योंकि मालूम पड़ गया कि ये मामला ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका फ़ायदा राहुल गांधी को ही होगा। तो फिर आपको हर जगह हो ही रहा है, हर जगह हो ही रहा है, तो हर जगह मुसीबत हो रही है। अब यह 800 शहरों में होगा, तो 800 शहरों में होगा, तो आप समझ लीजिए कि कितनी जगह आपके लिए मुसीबत खड़ी होगी। तो यानी एक लंबा कार्यक्रम अब मोदी जी के लिए तैयार हो गया है। उनकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं, खासतौर से जेन ज़ी और जेन अल्फा जिस तरीके से अपनी मांगे रख रहा है, इस सामने आ रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल की दुर्दशा है, स्कूल की दुर्दशा तो है ही, पूरी शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा है। स्कूल की दुर्दशा तो एक उसका पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। सवाल ये कि शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा। आपने जो सेल्फ क्या कहलाते हैं वो स्वावलंबन योजना के तहत जो बनाए हैं स्कूल और कॉलेजेस, सेल्फ फाइनेंस स्कीम, वहाँ टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलती है। मतलब बेलदार की तनख्वाह ज़्यादा है और मास्टर साहब की तनख्वाह कम है, तो वहाँ कैसे पढ़ाया जाएगा? स्कूलों को चलिए ठीक है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ख़राब है, वहाँ पंखे नहीं हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन जो निजी स्कूल हैं जिनमें पंखे भी हैं, जिनमें एसी भी लगा हुआ है, वहाँ टीचर्स की क्या हालत है? तो वहाँ कौन सी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो रही है? तो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था ही आपने चौपट कर दी है, और इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के पीछे आरएसएस और उसकी सोच है। ये असली संकट है। बिल्कुल। और यहाँ अगर उनको दिखाने की, उनको लोगों के सामने लाने की कोशिश हो रही है या वहाँ पर विरोध हो रहा है, तो उसको कैसे दबाया जा रहा है, ये सबसे गंभीर संकट है। सचिन पायलट है वहाँ पर, क्या कह रहे हैं उनको भी सुनते हैं। और जयपुर में आज ये प्रदर्शन कांग्रेस के नेता कर रहे हैं राज्य सरकार के इस फरमान के खिलाफ कि स्कूलों में जाकर उसकी तस्वीर कोई नहीं ले सकता, कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सुन लेते हैं सचिन पायलट को क्या कह रहे हैं। भाई हम तो चाहते हैं सरकार की जवाबदेही तय करे, लेकिन अब कभी दरवाजे बंद कर दो, कभी पाबंद कर दो, मीडिया को मना कर दो, मोबाइल फोन और कैमरा लेने से मना कर दो। मतलब पूरे देश में चर्चा हो रही है कि राजस्थान में स्कूलों की व्यवस्था की हालात जानने के लिए आप एक तरह से कानून बना रहे हो। ये सरकार का मुझे लगता है बहुत बैकफुट पर है और जवाब तो देना पड़ेगा। अब सदन चलेगा, हम उनकी जवाबदेही तय करेंगे सरकार की। तो यहाँ आप उसको रोक रहे हैं, रिपोर्टिंग को रोक रहे हैं, आप बंद कर दे रहे हैं, लेकिन ये है कि ये सवाल हर जगह उठते रहेंगे। आप कितना भी बंद करेंगे, संसद विधानसभा में उठेगा, संसद में उठेगा और सड़कों पर उठेगा। ये बात कह रहे हैं सचिन पायलट। लेकिन नाराजगी जो जेन ज़ी की है, युवाओं की और छात्रों की, वो सरकार के ऊपर अब भारी पड़ती दिख रही है। अमलेदू जी, बिल्कुल, छात्रों की जो गूंज है वो अब भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, और ये साफ समझ में आता है कि अब ये दिक्कत जो है बढ़ने वाली मोदी जी के लिए और है समीर जी, और ये अब रुकने वाला किसी भी तरीके से नहीं है। और कई मसले जो हैं वो छात्रों की गूंज में अब जुड़ते चले जा रहे हैं। केवल मसला ये नहीं है कि राहुल गांधी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, वो पेपर लीक तक जो है वो रह गया हो। पेपर लीक तो उसका एक हिस्सा है ही। जैसा मैंने पहले भी कहा कि पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो चौपट की जा रही है वो एक बड़ा मसला अब बन चुका है। तो उस पूरी शिक्षा व्यवस्था को केंद्र में लाया जा रहा है। किस तरीके से लड़कियों की शिक्षा है उसको लेकर समस्याएं पैदा हो रही हैं, लड़कियों की अलग से और समस्याएं होती हैं, जेंडर बेस्ड समस्याएं हैं, उनको लेकर सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। किस तरीके से लड़कियों के खिलाफ ट्रोलिंग की जाती है, उनके खिलाफ हिंसक वातावरण बनाया जाता है, ये सारे मसले अलग हैं। तो ये सारे मसले भी जाकर इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जुड़ेंगे। रागिनी नायक हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और छात्र राजनीति से ही आई हैं, एनएसयूआई की नेता रही और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की अध्यक्ष भी रही हैं। वो छात्रों की गूंज की कार्यक्रम को लेकर कुछ कह रही है, उनको भी सुनेंगे समीर जी हम लोग। लेकिन इसी के साथ साथ जो जंतर मंतर पे हुआ
और पैलेट गन चली, उसको लेकर 2 अस्पतालों ने तो दे दिया आरटीआई, लेकिन एम्स ने आरटीआई का जवाब देने से मना कर दिया। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस छात्रों की गूंज को देखिए। छात्रों की गूंज, इसको सुन लेते हैं क्या कह रही हैं छात्रों की गूंज को लेकर रागिनी नायक। लेकिन ये पुणे में ये कार्यक्रम होना है और अभी तक जिन भी जगहों पर हुआ वहां पर लाखों छात्रों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उससे भी ज्यादा लोगों ने वहां पर रजिस्ट्रेशन कराए। यही स्थिति पुणे में भी है। और अब कांग्रेस पार्टी ने कल जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है उसमें प्रस्ताव पारित किया है कि वहां अब 800 शहरों में, देश भर के 800 शहरों में छात्रों की गूंज के कार्यक्रम ये आयोजित किए जाएंगे। हालांकि एनएसयूआई और जो यूथ कांग्रेस है वो लगातार आयोजित कर ही रही है बहुत सारे शहरों में, लेकिन अब वो 800 शहर बाकायदा आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। तो ये अब बड़ी मुसीबत बन रहा है। केंद्र सरकार भी, अमलेंदु जी, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में अपने कहा कि अब वो प्रतियोगी छात्रों के लिए कोचिंग चलाएगी सरकार। आप अभी तक कोचिंग की व्यवस्था खत्म करने की बात कर रहे थे, अब खुद ही सरकार ही अब कोचिंग चलाने जा रही है। अब कह रहे हैं कि हर दिन एक मंत्री जो है वो विश्वविद्यालयों में जाएगा, छात्रों से संवाद करेगा। तो अब आखिर आप ये क्यों कर रहे हो? छात्रों से क्या संवाद करेगा? छात्रों की दिक्कतों को उसको सुनना नहीं है? 5-7 ऐसे छात्रों के साथ वो संवाद करके चले आएंगे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। बिल्कुल समीर जी, आप सही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि ये ऑनलाइन कोचिंग आप दे रहे हैं, आप ऑफलाइन शिक्षा क्यों नहीं दे सकते? तो आप ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, बिल्कुल इसके पीछे भी दोस्तों को फायदा पहुंचाना है। क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग अगर होगी तो दिन में 4 GB डेटा चाहिए, तभी तो ऑनलाइन कोचिंग होगी। और डेटा कौन देगा? डेटा अंबानी जी देंगे, बिरला जी देंगे। तो दोस्तों को फायदा हो तो भाई स्कूल में ही शिक्षा दे दो ना। वो शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हो? जो ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हो मत दो ऑनलाइन कोचिंग, किसी को ऑनलाइन कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर स्कूलों में पढ़ाई होने लग जाए, शिक्षा व्यवस्था आपकी ठीक हो जाए, तो किसको शौक चल रहा है कि जाकर कोचिंग करेगा? तो आप ऑनलाइन कोचिंग क्यों दे रहे हैं? ताकि दोस्तों का फायदा हो और बताएं कि हमने देखो कितना अच्छा काम किया, ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन लग रहा है कि अब लोग हिसाब पूछ रहे हैं कि 12 साल में आपने क्या किया है। वो सारी चीजें अब दिख रही हैं, क्या वादे किए थे, क्या कुछ कहा था। यहां तक कि आपने पुरानी सरकारों को, पिछली सरकारों को जिन बिंदुओं पर आपने क्रिटिसाइज किया था उससे कहीं ज्यादा खराब परफॉर्मेंस आपका रहा है, ये सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। अब ये छात्रों की जो गूंज कार्यक्रम है वहां पर निकलकर छात्रों की आवाजें मुखरता के साथ आ रही हैं, सामने आ रही हैं और दिख भी रहा है कि आखिर कितनी परेशानी है और किस तरह की पीड़ा झेल रहे हैं ये छात्र। सुन लेते हैं क्या कह रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, फाइट लाइक अ गर्ल। इस नारे को, इस मुहावरे को एक नया ही अंदाज दे दिया जेनजी की लड़कियों ने। दिल्ली के जंतर मंतर से जो चिंगारी निकली उसने पूरे देश में जंगल की आग का रूप ले लिया और जेनजी की लड़कियों ने यह साबित कर लिया कि वो ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। तख्तो ताज पलट सकती हैं, हवा का रुख बदल सकती हैं, इनकलाब ला सकती हैं, सत्ता की नाक में नकेल डाल सकती हैं, एक हाथ से पुलिस की गाड़ी को रोक सकती हैं, दोनों हाथ बढ़ाकर अपने साथियों की ढाल बन सकती हैं, बैरिकेड लांग सकती हैं, वाटर कैनन को और पुलिस की लाठी को झेल सकती हैं और कमाल कर सकती हैं। मुझे तो लगता है कि देश की लड़कियां ना ये झूम झूम कर गा रही हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। और किसके साथ मिलकर लिखेंगे? राहुल गांधी जी के साथ, इस देश के नेता प्रतिपक्ष के साथ, जिन्होंने लड़कियों के, महिलाओं के अधिकारों की बात, उनके हक और हुकूक की बात को हमेशा मजबूती दी है। और अब राहुल जी आ रहे हैं लड़कियों की, जेनजी की आवाज को एक बार फिर बुलंद करने के लिए। 22 अगस्त को पुणे में जब छात्रों की गूंज सिर्फ लड़कियों से जुड़े हुए मसलों को लेकर एक बार फिर हुंकार भरेगी, क्योंकि कुछ बुनियादी सवाल हैं जो हमें जरूर पूछने चाहिए। सबसे पहली बात, पढ़ाई को लेकर लिटरेसी रेट हमारे देश में लड़कियों और महिलाओं की 64.6 है, जबकि पुरुषों और लड़कों की 80.9% है। इतना बड़ा गैप क्यों? ये पूछना होगा कि एनसीआरबी के 2024 के आंकड़े बताते हैं कि 4,41,000 केस रजिस्टर होते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, यानी कि एक दिन में 1210 एफआईआर। ऐसा क्यों? ये पूछना पड़ेगा कि 15 साल से ऊपर की लड़कियों का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की जो परसेंटेज है वो सिर्फ 41.7% है, जबकि लड़कों की या पुरुषों की अगर हम बात करें तो वो 78.8% है। इतना बड़ा गैप क्यों? अगर हम हेल्थ
हेल्थ एंड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो सिर्फ 5 में से 1 घर ऐसा है जहां पर लड़कियों के पास या औरतों के पास मालिकाना अधिकार है, लैंड ओनरशिप है, प्रॉपर्टी राइट है। तो लड़कियां इस अधिकार से, महिलाएं इस अधिकार से वंचित क्यों हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं और खासतौर से महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर पार्लियामेंट में महिलाएं वोटर हैं, महिलाएं डिसीजन मेकर क्यों नहीं बन पा रही? क्यों मोदी सरकार ने जनगणना और परिसीमन से जोड़कर महिला आरक्षण को रोका हुआ है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि आज ही 543 सीटों पर आरक्षण देकर 181 महिलाओं को संसद में पहुंचाएं? तो ये सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढेंगे राहुल गांधी जी के साथ मिलकर। छात्रों की गूंज, आइए जुड़िए पुणे में 22 तारीख को। जय हिंद। तो छात्रों की गूंज 22 तारीख को पुणे में हो रही है और बड़ी संख्या में छात्राओं ने वहां पर रजिस्ट्रेशन कराया। वो छात्र मुख्य रूप से वो छात्राओं के साथ ही संवाद उसमें हो रहा है, लेकिन ये युवाओं की ये गूंज अब काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ती दिख रही है सरकार को। और ये छात्रों के, प्रतियोगी छात्र, विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र नहीं, स्कूलों के छात्र अमलेंदु जी अब सड़कों पर उतर रहे हैं। बिल्कुल, कन्नौज में छात्र जो है सड़क पर उतर आए हैं और कह रहे हैं प्रिंसिपल सर हटाए जाएं, नारे लगा रहे हैं। तो ये एक जो कह रहे हैं, मैं एक जगह देख रहा था कि उनकी फिजिक्स, एक सरकारी स्कूल में कहे कि 6 महीने से हमारी फिजिक्स का टीचर ही हमारे यहाँ नहीं है और 6 महीने बाद बोर्ड के एग्जाम है, हम क्या एग्जाम देंगे भाई? तो यही समझ लीजिए, मैं कह रहा था कि पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी गई, कि पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी। 6 महीने से अगर टीचर नहीं है, स्कूल आप मर्ज करते चले जा रहे हैं, बिल्डिंग्स है नहीं, तो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी है। सिर्फ स्कूलों के पंखे और स्कूलों की बिल्डिंग का ही सवाल नहीं है, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी है। लेकिन जो अच्छी बात हो रही है वो ये हो रही है कि अब बच्चे जो हैं वो अपने अधिकारों के लिए सड़क पर आ रहे हैं, भले ही उनको दबाने की कोशिशें की जाएं। बिल्कुल, एनएसयूआई ने एक ट्वीट किया है, जो कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है, उसी वीडियो को लेकर, कन्नौज का है वो वीडियो, उसी वीडियो को लेकर, और उसमें क्या कुछ लिखा है वो भी हम लोग देख रहे हैं, उस वीडियो को भी देखेंगे। और ये इस तरह के वीडियो लगातार अलग अलग जगहों से, देश भर से आ रहे हैं कि कैसे स्कूलों के छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आगे आ रहे हैं। अच्छा, अगर ना आते तो किसको पता चल पाता है कि 6 महीने से एक विषय का टीचर ही नहीं है और बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं। देख लेते हैं कि क्या लिखा है एनएसयूआई ने अपने उस ट्वीट में, उस वीडियो को टैग करते हुए, कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही अल्फा बेवफा नहीं होता। देश के नन्हे नन्हे बच्चे भी अब भाजपा सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जर्जर स्कूल, बदहाल शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार ने बच्चों का भविष्य प्रभावित किया है। शर्म की बात है कि नन्हे मुन्ने बच्चों को भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो ये है, और वो तस्वीर उसकी है, वीडियो है, जिसमें ये छात्र, स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के छात्र हैं, ये सड़कों पर उतर के आए हैं कि इनको यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, क्लासेस हैं, नहीं दी जा रही हैं, कहीं टीचर नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, किताबें नहीं हैं, और इन सब के लिए सरकार में मोटा मोटा बजट अलॉट होता है। यानी जनता की जेब से जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो तो खर्च हो ही रहा है, लेकिन उन छात्रों के ऊपर नहीं लग रहा है, वो कहीं और जा रहा है। बिल्कुल, छात्रों के ऊपर लगे कहीं और जा रहा है, और कहाँ जा रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है। मोदी जी की विदेश यात्राओं पे खर्च हो रहा है कि सांसद विधायक खरीदने पे खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है कोई पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन समीर जी, ये जेन अल्फा, जेन जी जो है, इसने नाक में दम तो किया हुआ है, सरकार की बात समझ में आ रही है, और सरकार के समर्थक जो हैं वो भी अब काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए हैं। अभी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्र साहब, बीजेपी के सांसद भी हैं, उन्होंने वो नालसा यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ एक बयान जारी कर दिया था कि इनके रजिस्ट्रेशन मत करें और इनका जांच कराई जाए, वो सब। इसके खिलाफ अब उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, मनन कुमार मिश्रा साहब का। माफी तो उनको मांगनी पड़ी उनको, लेकिन इसके बाद भी उनका इस्तीफा मांगा, बयान अपने बदलने पड़े, माफी मांगनी पड़ी, इस्तीफा भी अमलेदु जी देना पड़ेगा। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने ही प्रदर्शन हो रहा है, तो वहाँ किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो हम लोग देख सकते हैं। और उनका इस्तीफा मनन कुमार मिश्रा साहब का मांगा जा रहा है। और हमने पहले भी बताया था कि 700 वकीलों ने, उनके 3 संगठन, बड़े संगठन हैं, उन्होंने मांग की है कि मनन कुमार मिश्रा इस्तीफा दें। एक संगठन जो है आज वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहा है कि मनन कुमार मिश्रा इस्तीफा दें। बिल्कुल, तो देख लेते हैं वो प्रदर्शन और क्या मांग हो रही है वहां पर। मनन कुमार मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है।
और अच्छा हुआ कि उसकी वजह से आंखें खुली। हमारी आने वाली पीढ़ी, अधिवक्ताओं की आने वाली पीढ़ी जो आज ये मान ले कि उन्हें आते ही इस लेवल पर प्रताड़ित करना, ये गलत था, बहुत गलत था। और इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। वेटरनिटी के जैसे आए दिन जजमेंटें आ रही हैं और नीश कुमार की जजमेंट आई, भारत के दृष्टिकोण से क्रिमिनल की वकालत खत्म हो गई, कोई उसके खिलाफ जाने वाला नहीं है। ये हमारी सर्वोच्च संस्था है। तो यहाँ पर एक ये प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन उनको रोकने की भी कोशिश हो रही है, पर बुरी तरीके फंसे हैं छर की तरह। मनन कुमार मिश्रा भी सरकार का समर्थन करके, समर्थन उन्होंने दरअसल किया सीजेआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। उनसे वहाँ पर छात्रों ने कहा कि हम कन्वोकेशन फंक्शन में उनसे हम डिग्री नहीं लेंगे, प्रमाण पत्र नहीं लेंगे। उसको लेकर इन्होंने कहा कि जो छात्र मना कर रहे हैं उनका देश के किसी बार में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होना चाहिए। विरोध हुआ, अपना बयान वापस लेना पड़ा, उसके बाद माफी भी मांगनी पड़ी, लेकिन अभी भी बचे नहीं है। 12 घंटे में 3 बार पलटी मारनी पड़ी और रात को 12:39 पे सारे आदेश अपने वापस लेने पड़े। और उसके बाद माफी भी मांगी। छात्रों ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, माफी मांगो। माफी भी लिख के मांगी है। इसके बाद भी कहा जा रहा है कि इस्तीफा, तो इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो इस्तीफों की कड़ी में सरकार से तो लोगों से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। अब मनन कुमार मिश्रा जी भी बड़े आदमी हो गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह के स्तर के हो गए, उनका भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन यहाँ जो जंतर मंतर पर जो सवाल उठे हैं अमलेंदु जी, वो सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कितना भी मानसून सत्र खराब कर दिया गया, जवाब नहीं दिया, आए नहीं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, लेकिन पीछा उनका छूटने वाला नहीं है। यहाँ जो साकेत गोखले हैं, वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं, उन्होंने जो अस्पतालों से जानकारी मांगी थी कि कितने छात्रों को चोटें आई थी, तो 2 अस्पतालों ने जानकारी दी थी। उनको पैलेट गन से उनके ऊपर हमले भी हुए थे, लेकिन एम्स कोई जानकारी नहीं दे रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो दिल्ली का है, उन्होंने ट्वीट किया है और लिख रहे हैं कि एम्स दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों में पैलेट गन से घायल हुए लोगों के बारे में जानकारी क्यों छिपा रहा है। मैंने दिल्ली के केंद्र सरकार के 4 मुख्य अस्पतालों में आरटीआई दाखिल करके 20 जुलाई को पैलेट गन से घायल हुए लोगों की संख्या समेत अन्य जानकारी मांगी थी। इनमें से 2 अस्पतालों ने जवाब दिया और पुष्टि की कि पैलेट गन से कुल 10 लोग घायल हुए थे। अजीब बात है कि एम्स ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया कि इससे सीधे या परोक्ष रूप से मरीज की पहचान उजागर हो सकती है। पैलेट गन से घायल लोगों की संख्या बताने से व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। मरीज की कोई निजी जानकारी नहीं मांगी गई है, बस एक संख्या पूछी गई है। मोदी शाह दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों में पैलेट गन से घायल लोगों के बारे में जानकारी दबाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं। 1 महीने बाद भी सरकार ने कोई जानकारी जारी नहीं की है। हमें अभी भी नहीं पता कि 20 जुलाई को कुल कितने लोग पैलेट गन से घायल हुए थे, और अब अस्पतालों से जानकारी छिपाने के लिए कहा जा रहा है। अगर मोदी शाह का दावा है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल कानूनी था, तो वो जानकारी देने से इतना डर क्यों रहे। अब इनका ये जो बहाना है, वो आप देखिए कि उससे उनकी निजी जानकारी बाहर आ जाएगी। भाई निजी जानकारी, वो तो पूछ रहे संख्या है, आप बताइए। 2 अस्पतालों ने दी थी जानकारी, हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में भी उस चर्चा उस समय की थी। अब एम्स उसकी जानकारी नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि छिपाया जा रहा है। और इसीलिए तो संसद में ये सवाल पूछा जा रहा था कि आप इस पर जवाब दीजिए, बयान दीजिए कि क्या कुछ हुआ था 20 तारीख को, 20 जुलाई को जंतर मंतर पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये जवाब दीजिए। और आप जवाब देने से बच रहे हैं। अब जिस तरीके से कहा जा रहा है, ये पहली समझ में आ गया था कि अगर उस समय 2 से जो जानकारी मिल गई थी, उसको अगर सार्वजनिक नहीं किया जाता कि 2 अस्पतालों ने जानकारी दे दी, इतना बवाल ना उठता, तो शायद एम्स से भी जानकारी मिल जाती। क्योंकि हाँ, इनको पहले ले लेनी चाहिए थी। तो लेकिन उसको पहले बता दिया कि ऐसा है, तो फिर वहाँ से अब बवाल हो गया, तो बता दिया गया कि भाई अब जानकारी नहीं देनी है। तो ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और ये तो आरटीआई का कानून जो है, एक तो पहले उसको बहुत ढीला कर दिया गया है कानून को इस सरकार ने, ताकि चीज़ें सामने नहीं आए। लेकिन ये तो जितना भी कानून बचा है उसका भी उल्लंघन है। भाई आपसे किसी घायल की कोई निजी जानकारी थोड़ी नहीं मांगी जा रही है। ये ठीक उसी तरीके जानकारी से क्या हो जाएगी, इससे आपको क्या। आरटीआई का तो मतलब है जो जानकारी आपको देनी है आप दीजिए। और बाकी अगर वो उसकी पहचान सार्वजनिक करते हैं, वो कानूनन अपराध होगा, तो उसकी सजा उनको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे तो नहीं मांगा गया कि उनका नाम पता बताइए, उम्र बताइए, ये पूछा गया कितनी संख्या है। ये ठीक उसी तरीके का बहाना है जैसा ज्ञानेश कुमार जी कह रहे थे कि वो माताओं बहनों के जो है उसमें प्राइवेसी का मामला है, इसलिए सीसीटीवी की फुटेज नहीं दी जा सकती। क्योंकि सीसीटीवी की अगर फुटेज दे देंगे तो चोरी पकड़ में आ जाएगी, वोट चोरी कैसे हो रही है। तो इसलिए माताओं बहनों की प्राइवेसी है। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो हैं, वो चुनाव आयोग में बैठकर सीसीटीवी की सारी फुटेज देखेंगे, तब माताओं बहनों की प्राइवेसी भंग नहीं होगी।
तो ये ठीक उसी तरीके का बहाना है। बिल्कुल, लेकिन ये मुद्दा बहुत एक कहा जाए कि सरकार को ज़बरदस्त तरीके से घेरे हुए है और इसको लेकर जो जवाब नहीं दे रहे हैं, गृह मंत्री संसद में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो इसके पीछे निश्चित तौर पर यही कारण है कि आखिर पैलेट गन से हमले किए गए, कितने छात्र वहां घायल हुए, उसका आदेश किसने दिया था। और ये आदेश सीधे सीधे कहा जा रहा है कि यह गृह मंत्री, विपक्ष का आरोप है कि यह गृह मंत्री की ओर से दिया गया था, क्योंकि अभी तक उस पर कोई बयान नहीं जारी किया गया और सरकार की ओर से ही बार बार गलत बयानी भी हो रही है। पहले कहा जा रहा है कि पैलेट गन चले ही नहीं, फिर कोई कह रहा है कि कोई हमला नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन अस्पताल कह रहे हैं कि घायल हुए हैं लोग और उसकी जानकारी भी दी जा रही है। एम्स तो नहीं दे रहा है, लेकिन बाकी 2 अस्पताल दिल्ली के दे चुके हैं, RML और एक और अस्पताल उसकी जानकारी दे चुका है, और घायल लोग खुद ही अब सामने आ रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो ये अब सरकार को, अमलेंदु जी, लगता नहीं है कि मानसून सत्र भले चला गया, अगले सत्र में तो देनी ही पड़ेगी, जा नहीं रहा। और जिस आखिरी दिन से एक दिन पहले जब वो आए कि मैं तो तैयार हूं, तब जो उन्होंने कहा था कि हम तो तैयार हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि कितना परेशान है इस मुद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कितना परेशान है। ये परेशानी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी। समीर जी, राहुल गांधी इस समय एक हरा भरा स्वराज कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि इस समय क्या राहुल गांधी बोल रहे हैं। चलते हैं सीधे वहीं पर, उनका उस कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं राहुल गांधी को। डॉक्टर चयनका जी, सौरभ राय जी, students, brothers and sisters, friends, I'd like to welcome all of you here today. Welcome, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ये आपकी पैम्फलेट देना था। ये पैम्फलेट में मैं पढ़ रहा था इसको, तो इसमें लिखा है हरा भरा स्वराज। ये जो स्वराज शब्द है, इसको एक वेस्टर्न शब्द के साथ कंफ्यूज किया जाता है। कौन सा शब्द? फ्रीडम। लोग सोचते हैं कि स्वराज का मतलब फ्रीडम होता है, आजादी होता है। नहीं, स्वराज का मतलब स्व पे राज होता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप अमेरिका जाएंगे और वहां कहेंगे, वहां लोगों से पूछेंगे इज ट्रंप अ फ्री मैन, सब लोग कहेंगे एब्सोल्युटली ही इज अ फ्री मैन। मगर अगर आप पूछेंगे ट्रंप स्व पे राज करता है, तो जवाब मिलेगा, क्लियरली जवाब मिलेगा, नहीं करता है। और अगर आप 70-80 साल पहले हिंदुस्तान की जेल में जाते, कमरे में जाते और गांधी जी से बात करते और उनसे कहते आर यू फ्री, तो आपसे कहते नो आई एम नॉट फ्री, मैं तो जेल में हूं, मैं फ्री नहीं हूं, मगर मैं स्व पर राज करता हूं, स्वराज है। तो ये दो शब्द कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। स्वराज हिंदुस्तानी शब्द है और इसमें जिम्मेदारी होती है, यह सोचने का तरीका है और यह एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। मैं आपको स्वराज नहीं दे सकता, मैं कुछ भी कर लूं। वेस्टर्न सिस्टम में मैं आपको फ्रीडम दे सकता हूं कि भैया आप जेल में नहीं हो, मैंने फ्रीडम दे दी। स्वराज नहीं दे सकता, क्योंकि स्वराज आपकी पर्सनल रिलेशनशिप संसार के साथ जो होती है वो स्वराज है। क्या आप अपने आप को गहराई से समझते हो? क्या आप में जब गुस्सा आता है, नफरत आती है,
जब आप हिंसा करते हो, क्या आपको सचमुच में दिखाई दे रहा है कि आप कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस कारण कर रहे हो? तो ये जो स्वराज है ये इंडिविजुअल रास्ता है। और गांधी जी का जो कॉन्सेप्शन था स्वराज का, वो था कि इस देश का हर व्यक्ति इस रास्ते पे चले। यहां पे दो और शब्द हैं, हरा भरा। बिना एनवायरनमेंट के आप स्वराज के रास्ते पे चल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने एनवायरनमेंट हटा दिया, लोग सोचते हैं कि ठीक है भाई पोल्यूशन है तो क्या हुआ। पोल्यूशन आपके एनवायरनमेंट से लिंक काटता है। आपकी नेचुरल कंडीशन आपके एनवायरनमेंट के साथ ऐसे जुड़े होने की है, वो ऐसे कर देता है। डायरेक्ट रिजल्ट उसका है कि कैंसर हो गया, बीमारी हो गई, अस्पताल भर गए, वो डायरेक्ट रिजल्ट है। इनडायरेक्ट रिजल्ट है जो उतना ही जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी ठीक प्रकार से नहीं जी पाओगे, क्योंकि यू आर नॉट ए सेपरेट क्रीचर। आप कभी जू गए हो? जू गए हो आप? जू में जानवरों को केज में डाल दिया जाता है। उसी जानवर को अगर आप जंगल में देखो तो स्व पे राज करता है, राइट? शेर को शेर अपने स्व पे राज करता है, और वही शेर जू में कोलैप्स कर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से काट दिया है। तो हमारे स्टूडेंट्स 24 घंटा इसको देखते रहते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही है, आपको जू में बंद कर दिया गया है। यह पिंजरा है, मगर वो तो है, बट ये पिंजरा है। ये 21वीं सदी का, और इसकी जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है। ये आपको बहुत इंफॉर्मेशन देता है, बिजनेस में आपको फायदा देगा, कम्युनिकेशन में फायदा देगा, मगर स्व पे राज नहीं करवाएगा। वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मैं आपको ये कह रहा हूं, ये तीनों चीजें कनेक्टेड है। सबसे पहले आपको बात समझनी है, अगर स्वराज का आप सिस्टम समझना चाहते हैं तो आप सारे के सारे लोग जो इस कमरे में हैं, आप सब यूनिक हो। प्लीज अंडरस्टैंड। आप अपने आप से कहते हो मैं महिला हूं, आप कहते हो मैं बहुत होशियार हूं, आप कहते हो मैं बहुत कैपेबल हूं, मगर आप जैसा इस यूनिवर्स में दूसरा आदमी नहीं मिलेगा, और आप जैसा भी 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 नहीं मिलेगा। तो व्हाट गांधी जी वाज सेइंग was that every living being is a unique entity with his own path towards the truth. I cannot tell you what is your truth. That is my problem with the RSS. That RSS has decided that they know the truth of 1.5 billion people. And I say no. Only 1.5 billion people can know their truth.
Even I cannot do, if I start to believe that I know your truth, I'm a madman. Because I'm not you. I have not faced what you have faced. I have not seen what you have seen. I have not dealt with what you've dealt with. I don't have the same father, the same mother, the same friends, the same brother, nothing. So how can I say that I know your truth? Please notice, Gandhiji's book was not called My Experiments. Whose truth? My experiments with truth. Not the truth. Not my understanding of the truth. No, my experiments. I have experiments of my truth. You have experiments of your truth. You have experiments of your truth. Today, the ideological battle in India is that. It is not about environment, politics, free media, nothing. That is all superficial. The real fight is what? The real fight is that a group of people have suddenly decided, because they have control of the system, that they know the truth of everybody in this country. When Mr. Narendra Modi says, I forgive the students. Yeah, please, I forgive you. Meaning what? You are a bunch of jokers. I am very smart. I know everything. You don't understand everything, and I forgive you. Then suddenly they got scared, and Mohan Bhagwatji says, no, we should not attack the students. You are attacking the students every day because you believe you know the truth. If a student comes to me, in my mind, he knows or she knows her truth better than I will ever know their truth. My job is to listen to it. My job is to appreciate it. My job is to try and understand it. But I don't know it. I will never know it. That is really the political fight that is taking place. Your parents sometimes tell you you have to be an engineer. I know so many young ladies who want to be engineers. And then I ask them, do you really want to be engineers? See, she's nodding her head. No, I don't want to be an engineer. Right? So, what is the problem today? The problem is that we are not giving you the freedom to choose what you want. You want to be an engineer? Good for you, be an engineer. You want to be a cook? Good for you, be a cook. You want to be a shoemaker? Good for you, be a shoemaker. You want to be an astronaut? Good for you, be an astronaut. The job of the government, the job of the country is to open the doors for your imagination. To open the doors to make you feel and make you believe. To make you feel and make you believe and have the confidence that what I feel is true for me. It might not be true for him or her, but it's true for me. And that is what is valuable, because that is your expression. Right? Dalit person says, I am hurt at the way I am treated. It's his truth. How can I understand it? Have I ever been called untouchable? Have I ever not been touched because of my caste? Never. So I cannot understand it. But I can certainly listen and try and get closer to understanding. This is the political fight taking place in India. The students are saying, we have expression. We believe in certain things as individuals. As a woman, you might say, I want to wear these clothes. As a young man, you might say, the whole world wants me to be an engineer. No, I don't want to be an engineer. I want to actually learn how to be a chef. But that's your journey. The country should help you walk on that path. That is Gandhiji's vision for India. That is the path of Swaraj. Right? And I'm very proud now that
millions of young students have understood this, that the pain that they were feeling was being caused because they were being trapped, because they were not being allowed to express themselves. And so now that expression has suddenly come out and it cannot be stopped. But just having that expression means nothing. How will that expression transform the education system of our country? How will that education system transform the fact that you can do whatever you want? That's really the question. How can we use this awakening, this energy now to make fundamental changes in the country for young people going forward? That this is the fight. There's no possibility of Swaraj for the large mass of Indian people if one man owns every single business in this country. Cannot be done. Why? Because some of you in this room should own airports, should own ports, should own companies, should run cement companies. Others should be bureaucrats who can express themselves and are not forced because of Mr. Adani's money to do exactly what he wants. So you cannot, Gandhiji's vision cannot exist without certain fundamental things. It cannot exist with an education system that is as expensive as it is. It cannot exist with a testing system that is as unfair as it is. It cannot exist with a financial system that is monopolized by 2 or 3 people. It cannot exist without a political system that reaches deep inside the country, Panchayati Raj, MLAs, MPs, etc., etc. So that is really what you have to do. That is where you have to go. But most important for me is your individual journeys. What is your name? Huh? Right now, Gyanendra Singh Ji is the most important person in the room for me. The moment I go there, what is your name? Khalil Ali Ji just became the most important person for me, not in the room, in the universe. And that is the type of India we want, where every individual feels I am special. Sure, I have problems. Maybe I am oppressed. Maybe I am not wealthy. Maybe I've got these problems. The nation should help with those problems. But most important is the nation must make people feel that they belong. You imagine what the BJP has done. The RSS has done. Imagine this. Imagine if I came to this room and there are, let's say for the sake of hypothesis, let us say there are 1,000 people sitting in this room. Okay? What the BJP has done is it has told 17% of this room, Muslims, Christians, Sikhs, that you do not exist. And if you open your mouth, you see what we do to you. Okay? So that's 15%, 16%. Next they have said to Adivasis, another 10%, that we will take your land whenever we want. And if you dare fight for your land, we will shoot you. They've told 15% of this country, Dalits, who are convinced that they have dealt with the worst possible social oppression, that you're complaining for nothing. India has a great culture. What are you complaining about? There's nothing wrong with the caste system. It's all fine. So that is what they've done to this country.
Imagine what would happen if I did this to this room. Imagine if I just told you, listen, this is a great room. You, 15%, you open your mouth and see what I do to you. Right? That's what has been done to our mother. Our mother meaning Bharat Mata. That is what is being done. So that is what has to be reversed. Every single person in this country, regardless of religion, regardless of community, regardless of age, regardless of sex, male, female, should feel that I belong here, that I can walk in this country, I'm loved in this country, I'm appreciated in this country, and my search for truth is important for the rest of this country. So that is what I wanted to leave you with. You are warriors. You are yourselves on this path of Swaraj. And you've done some wonderful work writing about it. So I'm very proud of you. And I thank you for allowing me to come here and speak to you. And thank you for giving me your time. Namaskar.